नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में 186 नंबर क्वेश्चन से लेकर 234 नंबर क्वेश्चन तक करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों में आपको आधुनिक काल से संबंधित छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और जो द्विवेदी काल है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं 186 नंबर क्वेश्चन। 186 नंबर क्वेश्चन है, निराला की आत्मान्वेषण संबंधी सर्वाधिक लंबी कविता कौन सी है? तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित सभी रचनाएं दी गई हैं, मगर उनमें सबसे लंबी कविता इनमें से कौन सी है जो किससे संबंधित है? आत्मान्वेषण से संबंधित। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, बेला। तो इसमें जो राम की शक्ति पूजा है ये सबसे लंबी कविता है। ये 1936 ईस्वी में रचित रचना है। जो बांग्ला कृत्तिवास रामायण का प्रभाव जो है ये इस रचना पर, इस कविता पर पड़ा था। और जो तुलसीदास है ये इनका एक खंड काव्य है जो 1938 ईस्वी में रचित किया गया था। नए पत्ते रचना का जो समय है वो 1946 है। अगला है 187 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि निराला द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ निराला के कहानी संग्रह दिए गए हैं, मगर उनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? सखी, चतुरी चमार, लिली, अर्चना। तो जो अर्चना है ये निराला जी का कहानी संग्रह नहीं है। जो अर्चना है ये इनका कहानी संग्रह नहीं है, बाकी इनके तीनों कहानी संग्रह माने जाते हैं। अनामिका व परिमल में इन्होंने प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य व रहस्य का मिश्रण इन रचनाओं में मिलता है। निराला जी की जो उपाधियां हैं महाप्राण, इनको नाम दिया था गंगा प्रसाद पांडे ने। ओज और औदात्य के कवि इनको रामविलास शर्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर क्वेश्चन। निराला जी की प्रगतिवादी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ 4 रचनाएं दी गई हैं, उनमें से प्रगतिवादी 3 रचनाएं हैं और कौन सी प्रगतिवादी नहीं है? कुक्कुरमुत्ता, परिमल, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक। तो इनमें जो परिमल रचना है ये प्रगतिवादी रचना नहीं है। परिमल की रचना 1930 ईस्वी में की गई थी। कुक्कुरमुत्ता जो रचना है ये 1942 ईस्वी में रचित रचना है। निराला जी की जो अंतिम रचना है वो है संधे काकली। 189 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा द्वारा संपादित रचना इनमें से कौन सी है? गीतिका, आराधना, गीत गुंज, निराला की साहित्य साधना। तो इसमें जो निराला की साहित्य साधना है ये रामविलास शर्मा द्वारा संपादित रचना मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। शेष सभी जो रचनाएं हैं ये निराला की रचनाएं हैं जो 1936 ईस्वी में रचित की गई थी। निराला जी जो है वो छायावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद इन तीनों कालों से संबंधित कवि हैं। इनको छायावाद का रुद्र या महेश कहा जाता है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। छायावाद में इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं और नए कवियों का गोरखनाथ भी इनको माना जाता है। किनको? निराला जी को। 190 नंबर क्वेश्चन है, निराला जी से संबंधित सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है मतवाला, समन्वय, सुधा। इन पत्रिकाओं का संपादन इसके द्वारा किया गया था। दूसरा है मुक्त छंद या केंचुआ छंद या फिर इसको रबड़ छंद भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक निराला जी माने जाते हैं। तीसरा है इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इसका चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती को इनका आध्यात्मिक गुरु बनाया गया था और वेदांत दर्शन इन्होंने चलाया था। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत कथन है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था और वेदांत दर्शन चलाया था। मतवाला जो पत्रिका है वो कलकत्ता से 1922-23
निकाली गई थी और कलकत्ता से ही समन्वय पत्रिका का संपादन होता था 1923-24 में और लखनऊ से सुधा पत्रिका का संपादन होता था। मतवाला जो पत्रिका है ये सेठ महादेव प्रसाद जी ने इस पत्रिका के माध्यम से इनको सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि निराला से बढ़कर हिंदी में अन्य स्वच्छंदवादी कवि कोई दूसरा नहीं है। शुक्ल जी ने छायावाद को चित्रभाषा से लिखा है और छायावाद की आलोचना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 191 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या है? इनका जन्म 1900 में होता है और इनका देहांत 1977 में होता है। इनको शब्द शिल्पी, प्रकृति का सुकुमार कवि, छायावादी विष्णु, गोसाई दत्त, तो इनका जो मूल नाम है वो है गोसाई दत्त। बाकी जो है ये इनके उपनाम है। लोकायतन जो है ये इनका एक प्रबंध काव्य है जिसमें पिता के लिए पत्र वर्णित है। पल्लव का लेखन इन्होंने 1926 में शुरू किया था और ये 40 पृष्ठों में रचित रचना है। इसकी भूमिका को विज्ञापन कहा गया है। पल्लव में लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजी होगी राग। 192 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, गुंजन, लोकायतन। तो इनमें से जो लोकायतन है ये 1964 ईस्वी में रचित पंत जी की अंतिम रचना मानी जाती है। गिरजे का घंटा जो है ये इनकी प्रथम रचना है जो 1916 ईस्वी में रचित की गई थी और उच्छ्वास जो रचना है ये 1920 ईस्वी में रचित की गई थी जो प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है। और जो गुंजन है ये 1932 ईस्वी में रचित रचना है जो छायावाद की अंतिम रचना इनकी मानी जाती है। 193 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को मिला था? चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, खादी के फूल। तो जो चिदम्बरा रचना है इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये मिला था 1968 ईस्वी को। और कला और बूढ़ा चांद जो रचना है इस पर इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो लोकायतन रचना है इस पर इनको 1968 ईस्वी में सोवियत भूमि पुरस्कार और नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुए थे। खादी के फूल जो रचना है वो पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर रचित की थी। 194 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की वह रचना कौन सी है जिसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, स्वर्ण किरण। तो वो रचना है पल्लव। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पल्लव का जो रचना काल है वो 1928 ईस्वी है, ग्रंथि का रचना काल 1920 ईस्वी है और वीणा का रचना काल 1927 ईस्वी है। ये सभी पंत की रचनाएं हैं और पंत जी का जो प्रिय अलंकार है वो उपमा और रूपक माना जाता है। 195 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की वो रचना जिसे छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है, तो वो कौन सी रचना है? स्वर्णधुली, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। तो इसमें जो युगांत रचना है ये 1936 ईस्वी में रचित रचना है जिसमें छायावाद के अंत की घोषणा की गई थी। छायावाद का अंत 1936 में होता है और प्रगतिवाद की शुरुआत भी 1936 में होती है, तो वो रचना है युगांत। फिर युगवाणी जो रचना है ये 1938 में रचित की गई थी। ग्राम्य जो रचना है इसका रचना काल 1940 है। पंत जी का प्रिय छंद जो है वो रोला माना जाता है। अगला 196 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बाल कविता इनमें से कौन सी है? उत्तरा, हार, नौका विहार, शशि की तरी। तो जो शशि की तरी है ये इनकी बाल कविता मानी जाती है और हार जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का एकमात्र उपन्यास माना जाता है। 197 नंबर क्वेश्चन है,
सुमित्रानंदन पंत से संबंधित जो सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रूपाप जो है ये प्रगतिवाद की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। सुमित्रानंदन पंत पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा था। मुक्त करो नारी को ये सुमित्रानंदन पंत ने युगवाणी में कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना था। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रवर्तक नहीं माना था, बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना था। और ये जो हैं पंत जी ये छायावाद से प्रगतिवाद में आने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचनाओं में सुमित्रानंदन पंत को सर्वाधिक 19 पृष्ठ दिए, जयशंकर प्रसाद को 14 पृष्ठ दिए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 4 पृष्ठ दिए और महादेवी वर्मा को 1 पृष्ठ दिया था। सुमित्रानंदन पंत की ताज कविता जो है ये प्रगतिवाद पर आधारित है। इसमें है हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव, तो ये इनमें रचित पंक्ति है। चिदम्बरा जो है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यह चुनी हुई कविताओं का संग्रह माना जाता है। गीतिका जो है ये निराला की रचना है, इसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। महादेवी वर्मा की सप्तपर्णा ऋग्वेद की ऋचाओं का पद्यानुवाद माना जाता है। 198 नंबर क्वेश्चन है महादेवी वर्मा से संबंधित गलत कथन में से कौन सा है? इनका जन्म 1907 को और देहांत 1987 को। ऑप्शन ए है काव्य का मूल भाव जो है वो अलौकिक प्रेम के प्रति वेदना माना जाता है। ऑप्शन बी है प्रणय निवेदन अज्ञात प्रियतम के प्रति इन्होंने माना है। ऑप्शन सी है आधुनिक युग की मीरा और छायावाद की शक्ति के रूप में इनको पहचान मिली थी। ऑप्शन डी है इन पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा था। तो इसमें से गलत कथन है ऑप्शन डी, इन पर जैन नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था। चांद जो मासिक पत्रिका है उसका संपादन भी इनके द्वारा किया गया था और साहित्य संसद जो प्रयाग में हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। 199 नंबर क्वेश्चन है किस रचना पर महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मि, मिर्जा, संध्या गीत या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1982 में मिला था वो यामा रचना पर मिला था जो 1940 ईस्वी में रचित की गई थी। इसमें 4 रचनाओं का संकलन इसमें यामा में किया गया था। निहार जो 1930 में रचित है, रश्मि 1932 में रचित है, निर्जा 1935 में रचित है और संध्या गीत 1936 में रचित है। इन चारों रचनाओं का संकलन यामा रचना में किया गया था। 200 नंबर क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की मरणोपरांत मतलब इनके देहांत के बाद प्रकाशित होने वाली इनकी कौन सी रचना है? निहार, दीपशिखा, मेरा परिवार, अग्निरेखा। तो अग्निरेखा जो रचना है ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी 1990 में। निहार जो है रचना है इसमें हरिऔध ने इसकी भूमिका लिखी थी और इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दीपशिखा 1942 ईस्वी में रचित रचना है जिसमें आशा व आस्था का प्रतीक इसमें दर्शाया गया है। और जो मेरा परिवार है ये 1932 ईस्वी में रचित रचना है जिसमें पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण रचित किए गए हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की स्त्री विमर्श से संबंधित प्रमुख संस्मरण कौन सा माना जाता है? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसमें महादेवी वर्मा से संबंधित जो स्त्री विमर्श का संस्मरण है वो है श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 ईस्वी में लिखा गया था। पथ के साथी जो है ये 1956 ईस्वी में रचित है। इसमें ये जो रचना है ये साहित्यकारों से संबंधित है। अतीत के चलचित्र 1941 में रचित है। स्मृति की रेखाएं 1947 में रचित है। जयशंकर प्रसाद के साथ इनको 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार ने
जयशंकर प्रसाद के साथ महादेवी वर्मा का डाक टिकट जारी किया था। 202 नंबर क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना है? निशीथ, चित्ररेखा, मधुकर्ण, आकाशगंगा। तो जो मधुकर्ण है ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अन्य तीनों जो रचनाएं हैं वो राजकुमार वर्मा की हैं। मधुकर्ण की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती, ये इनमें मधुकर्ण में रचित कविता है। 203 नंबर क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन से संबंधित सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ और इनका देहांत 2003 को हुआ। इनको सही रोमांस का कवि कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचना साकी मानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। साकी जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। 204 नंबर क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की इन चारों रचनाओं में से ऐसी कौन सी रचना है जिस पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव पड़ा था? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन, यामिनी। तो वो रचना है मधुशाला। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसका रचनाकाल 1935 ईस्वी है। मधुबाला का रचनाकाल 1938 ईस्वी है। मधुकलश 1938 ईस्वी में रचित है, जिसमें मार्जरी वॉल्टेन और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हाउस ऑफ वाइन नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 205 नंबर क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? निशा निमंत्रण, बुद्ध और नाचघर, दो चट्टाने, बंगाल का अकाल। तो इनमें से दो चट्टाने जो रचना है इस पर इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अन्य सभी रचनाएं बच्चन जी की हैं और बच्चन जी की अन्य रचना है जाल समेटा, चार खंबे 64 खूंटे, एकांत संगीत, त्रिभंगिमा। छहवाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार जो है वो जयशंकर प्रसाद की झरना रचना को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या नाम दिया था और पद के साथ ही जो संस्मरण है इसमें पंत, निराला, गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित संस्मरण संकलित किए गए हैं। 206 नंबर क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का इनमें से कौन सा खंड नहीं है? तो बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा जो है वो 4 खंडों में प्रकाशित की थी। तो इनमें से कौन सा खंड उससे संबंधित नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे के पास, नीड़ का निर्माण फिर से, 10 द्वार से सोपान तक। तो इनका जो खंड नहीं है वो है बसेरे के पास। ये बसेरे से दूर होता तब ये इनका एक सही खंड हो जाता। तो पास की जगह दूर होता तब ये राइट हो जाता। 207 नंबर क्वेश्चन है, नीचे जो 4 रचनाएं दी गई हैं इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? टूटी फूटी कड़ियाँ, नए पुराने झरोखे, सतरंगिनी, रूप राशि। तो इनमें से जो रूप राशि रचना है ये रामकुमार वर्मा की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं बच्चन जी की हैं। बच्चन ग्रंथावली जो है वो 10 खंडों में प्रकाशित की गई है। 208 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जो गलत कथन है वो आपको बताना है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से गलत कौन सा है? 1935 ईस्वी में E.M. फॉरेस्टर ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1935 ईस्वी को लंदन में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी को दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ऑप्शन डी है, प्रगतिवादी साहित्य का नारा है कला संसार को बदलने के लिए। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन सी।
ये जो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था, ये दिल्ली में नहीं हुआ था बल्कि लंदन में ये हुआ था। लंदन होता तो ये राइट हो जाता। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने कहा कि साम्यवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति ही प्रगतिवाद होता है। अब जो प्रगतिवाद है उनके प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? नारी स्वातंत्र्य की पुकार, विश्व बंधुत्व का भाव, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण। तो ये प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। शिवदान सिंह चौहान का भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक लेख जो है वो 1937 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका के मार्च अंक में प्रकाशित हुआ था। 209 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रगतिवाद की शुरुआत 1938 से होती है और 1943 तक ये चलता है। पहला है सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष, दूसरा है सर्वहारा वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव, तीसरा है सामाजिक यथार्थ का चित्रण, चौथा है युग परिवर्तन की भावना। तो इसमें जो गलत प्रवृत्ति है वो है ऑप्शन बी। सर्वहारा वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव नहीं था बल्कि सहानुभूति का भाव था, और जो पूंजीपति वर्ग है उसके प्रति आक्रोश का भाव प्रकट किया गया था। 210 नंबर क्वेश्चन है, जो स्थान समाज में खालिस्तान का है वही स्थान साहित्य में खालिस्तान का है। तो यहाँ कौन कौन से आएंगे? सुमित्रानंद पंत, मार्क्सवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, सुमित्रानंद पंत और मार्क्सवाद, प्रगतिवाद। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। जो स्थान समाज में मार्क्सवाद का है वह स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का माना जाता है। अन्य परिभाषा है, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है साहित्यिक क्षेत्र में वही प्रगतिवाद माना जाता है। 211 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं, उनमें से उपन्यास पूछा है कौन सा है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1998 ईस्वी को होता है। युगधारा, रत्नगर्भा, रतिनाथ की चाची, पुरानी जूतियों का कोर्स। तो इसकी जो रतिनाथ की चाची है ये इनका प्रमुख उपन्यास है, बाकी इनकी रचनाएं हैं। युगधारा जो है इसका रचनाकाल 1953 ईस्वी है। नागार्जुन के काव्य की प्रमुख जो विशेषता है वो सहजता मानी जाती है, और बाबा बटेश्वर नाथ जो है ये भी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। 212 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन को साहित्य अकादमी प्राप्त रचना कौन सी है? जिस पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो रचना इनमें से कौन सी है? सतरंगे पंखों वाली, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पत्रहीन नगनगाछ, प्रेत का बयान। तो इनकी जो पत्रहीन नगनगाछ रचना जो है इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये मैथिली भाषा की प्रमुख रचना मानी जाती है। सतरंगे पंखों वाली रचना जो है ये 1959 ईस्वी में रचित की गई थी। राहुल सांकरतेन व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रभाव जो है वो नागार्जुन पर पड़ा था। 213 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागार्जुन का उपनाम कौन सा नहीं है? आधुनिक कबीर, बाबा, ढक्कन, वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन का मूल नाम है, बाकी इनके उपनाम माने जाते हैं। वास्तविक अर्थों में नागार्जुन को जनकवि कहा जाता है, और इनकी जो रचना है हजार बाहों वाली वो 1981 ईस्वी में रचित की गई थी। 214 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन से संबंधित इनमें जो 4 कथन हैं उनमें से कौन सा सत्य कथन नहीं है? मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। उर्दू में ये यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। भूमिजा रचना पर इनके साहित्य का घोषणा, भूमिजा रचना है वो इनके साहित्य का घोषणा पत्र कहलाती है। 1936 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वरुण के बेटे, कुंभिपाक इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है।
ये उर्दू में नहीं बल्कि मैथिली भाषा में यात्री नाम से काव्य लेखन करते थे। 1936 में ही इन्होंने वैद्यनाथ मिश्र से अपना नाम नागार्जुन रखा था और 1938 ईस्वी में ये श्रीलंका से वापस भारत आ गए थे। ब्रिटेन की महारानी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए नागार्जुन ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। वो है, आओ रानी हम ढोवे पालकी। नागार्जुन रचनावली जो है ये 7 खंडों में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन है 215 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नागार्जुन की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? भस्मांकुर, प्यासी पथराई आँखें, उसने कहा था, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या। तो जो उसने कहा है ये जो कहानी है ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 में रचित कहानी है। बाकी तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। नागार्जुन की रचना का नाम है तुमने कहा था। और जो भस्मांकुर है ये नागार्जुन का खंड काव्य है। और जो प्यासी पथराई आँखें हैं ये 1962 ईस्वी में रचित रचना है। नागार्जुन जो हैं वो उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपालों में चर्चित रही हैं। दीपक जो इनका मासिक पत्र था वो 1935 ईस्वी में इसके संपादक बने थे और विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक ये 1942-43 में बने थे। तो इनके द्वारा दीपक और विश्व बंधु पत्रिका का संपादन किया गया था। 216 नंबर क्वेश्चन है, त्रिलोचन की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मैं उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, धरती व शब्द। तो जो ताप के ताए हुए दिन है इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं उस जनपद का कवि हूँ और धरती व शब्द, ये तीनों रचनाएं 1945 ईस्वी में रचित हैं। और इनकी अन्य रचनाएं हैं, मेरा घर तुम्हें सौंपना हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, ऐसे ये तुम्हें सौंपता हूँ। अगला है 217 नंबर क्वेश्चन। त्रिलोचन से असंबंधित कथन इनमें से कौन सा है? इनका जन्म 1917 में हुआ और देहांत 2007 में हुआ था। हिंदी में सोनेट छंद का प्रयोग करने वाले त्रिलोचन माने जाते हैं। स्त्री शिक्षा की ओर इन्होंने प्रत्यक्ष ध्यान आकृष्ट किया था और इनका जो मूल नाम है वो वासुदेव सिंह है। और इन्होंने चेती, जीने की कला, अर्घान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन बी। स्त्री शिक्षा की ओर इन्होंने अपना ध्यान जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आकृष्ट किया था। प्रत्यक्ष न होकर ये अप्रत्यक्ष होता तब सही था। दिगंत जो 1957 ईस्वी में इनकी रचना है उसमें इन्होंने सोनेट छंद का प्रयोग किया था। त्रिलोचन को मंद लय के कवि के रूप में जाना जाता है। 218 नंबर क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में, देहांत 2000 ईस्वी में होता। तो इनकी अपूर्व रचना पर इनको साहित्य अकादमी मिला था जो 1986 में इनको मिला था। नींद के बादल और युग की गंगा जो रचना है ये 1947 में रचित हुई थी और फूल नहीं रंग बोलते हैं ये 1965 ईस्वी में रचित रचना है। इनकी अन्य रचनाएं है मेरी तुम जो 1981 में रचित की गई थी, ये इन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित की है। इनको जनवादी व केन का कवि भी कहा जाता है और लोक आलोक जो 1957 ईस्वी में इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। 1930 ईस्वी से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था। 219 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रंगे राघव द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? रंगे राघव का जन्म 1923 में हुआ और देहांत 1962 में। अजय खंडहर, पंख और पतवार, मेधावी, पांचाली। तो
पंख और पतवार जो हैं ये रांगे राघव की रचना नहीं है। ये 1979 ईस्वी में रचित केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना है। अन्य तीनों रचनाएं रांगे राघव की हैं। अजय खंडर 1944 में, मेधावी 1947 में और पांचाली 1955 में रचित की गई रचनाएं। पिघलते पत्थर 1946 की रचना है। राख के दीपक 1947 की रचना है। समालोचक जो हैं इन्हें आधुनिक हिंदी का शेक्सपियर कहते हैं। 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद इन्होंने एक रिपोर्टाज लिखा था जिसका नाम है तूफानों के बीच। 220 नंबर क्वेश्चन है, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ, देहांत 2000 ईस्वी में हुआ। लाल चुनर, करील, किरण बेला, मिट्टी की बारात। तो मिट्टी की बारात जो रचना है ये शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। अन्य तीनों रचनाएं जो हैं ये रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित रचनाएं हैं। जो मिट्टी की बारात है ये 1972 ईस्वी में रचित 5 खंडों में विभाजित रचना है, जिसमें 1960 से 70 के बीच की जितनी भी रचनाएं हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। इस रचना को दूसरा बड़ा शोकगीत कहा जाता है। पहला सरोज स्मृति और दूसरा मिट्टी की बारात। 1973 में इसी रचना पर भारत पुरस्कार मिला था और 1974 में इसी रचना पर शिव मंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। शिव मंगल सिंह सुमन की जो रचनाएं हैं वो हैं हिल्लोल 1939 में रचित, जीवन के गान 1942 में रचित, युग का मोल 1945 में रचित, विश्वास बदलता ही गया 1948 में रचित, प्रलय सृजन 1950 में रचित, वाणी की व्यथा 1980 में रचित रचना है। अगला क्वेश्चन है 221 नंबर क्वेश्चन, नरेंद्र शर्मा को प्रकृति के उग्र रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1913 को हुआ और देहांत 1989 ईस्वी को। प्लास वन का कवि, सूल और फूल का कवि, कर्णफूल का कवि, मानवीय दुर्बलताओं का कवि। तो इनको मानवीय दुर्बलताओं के कवि के रूप में जाना जाता है। अन्य सभी जो हैं ये इनकी रचनाएं हैं। प्लास वन रचना जो 1943 में रचित है, सूल और फूल रचना 1934 में रचित है, कर्णफूल रचना 1936 में रचित है। 222 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? बौद्धिकता का स्वर, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा, नगरीय सभ्यता की आलोचना, उच्च वर्ग के व्यक्ति के यथार्थ का चित्रण। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये इसकी विशेषता नहीं है। इसमें मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है उसके यथार्थ का चित्रण प्रयोगवादी काव्य में देखने को मिलता है। अन्य जो विशेषताएं हैं वो हैं घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, अति नगण्य यथार्थवाद, वैज्ञानिक युगबोध व नए मूल्यों का चित्रण, भदेश चित्रण की प्रवृत्ति, कुंठा व निरसरा का चित्रण, नए प्रतीक विधान, क्षणवाद व विचारधारा का विरोध। ये प्रयोगवादी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 223 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद 1943 से शुरू होता है, 1953 ईस्वी तक ये चलता है। नंद दुलारे वाजपेयी को, फ्रायड को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, प्रत्येक पत्रिका को। तो इसमें जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अज्ञे को। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और फ्रायड के मनोविज्ञान का प्रभाव इस प्रयोगवाद पर पड़ता है और प्रत्येक पत्रिका जो है उससे इस प्रयोगवाद का आरंभ वास्तविक रूप से माना जाता है 1947 ईस्वी से। अगला 224 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक जो है इसमें 7 कवियों को शामिल किया गया है। सप्तक मतलब 7 कवि। इन 7 कवियों की रचनाएं जिसमें शामिल हो वो तार सप्तक होता है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1943 को, 1951 को, 1959 को, 1979 को। तो तार सप्तक जिसको प्रथम तार सप्तक भी कहा जाता है ये 1943 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959,
और चौथा 1979। तो 4 तार सप्तकों का प्रकाशन अब तक हो चुका है। 225 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक से संबंधित कवि नहीं है। तो जो तार सप्तक में शामिल 7 कवि हैं, उनमें से कौन सा कवि इनमें शामिल नहीं है? रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें जो भवानी प्रसाद मिश्र है, ये तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है। बाकी तीनों तार सप्तक में शामिल कवि माने जाते हैं। इनकी एक ट्रिक है, वो है अज्ञे ने नेमिराम से मुक्ति पाने के लिए भरत प्रभाकर को तार से गिराया। तार मतलब तार सप्तक। तो इसमें 7 कवि कौन कौन हो गए? एक तो हो गए अज्ञे जी, दूसरे हो गए नेमी मतलब नेमिचंद्र जैन, राम का हो गया रामविलास शर्मा, मुक्ति का हो गया गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत का हो गया भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर का हो गया प्रभाकर माथुरे, और गिराया का हो गया गिरजा कुमार माथुर। तो 6 तो ये हो गए और एक अज्ञे। तो ये 7 कवि जो हैं ये तार सप्तक से संबंधित कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, इसका इसमें नाम नहीं आया है, ये दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। 226 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे की जो रचना है आंगन के पार द्वार, ये इनका 1961 ईस्वी में रचित एक काव्य संग्रह है, जिसके 3 प्रमुख खंड थे। तो इनमें से कौन सा इस रचना का खंड नहीं है? असाध्य वीणा, चक्रांतशिला, भग्नदूत, अंतः सलीला। तो इसमें भग्नदूत जो है ये इस काव्य संग्रह का खंड नहीं है, बाकी तीनों खंड इसके हैं। भग्नदूत जो है ये 1933 ईस्वी में रचित रचना है। अज्ञे जी हैं जो है ये जोधपुर विश्वविद्यालय व आकाशवाणी में इन्होंने कार्य किया था। वत्सल निधि न्यास जो 1980 ईस्वी में स्थापित हुआ था, उसका उद्देश्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। 227 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी का पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैशबैक शैली में रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, अपने अपने अजनबी। तो इनका फ्लैशबैक शैली में रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी माना जाता है, जिसके 2 भाग हैं। एक 1941 ईस्वी में रचित है, दूसरा 1944 ईस्वी में रचित है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में रचित किया गया है, और त्रिशंकु जो है ये इनका एक प्रमुख निबंध संग्रह है। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में रचित किया गया। इनसे संबंधित जो पत्रिकाएं हैं जिनमें इन्होंने संपादन किया था वो थे सैनिक, 1936 ईस्वी में ये संपादक बने थे, आगरा से ये प्रकाशित होती थी। प्रतीक जो है 1947 में इसके संपादक बने थे। नया प्रतीक पत्रिका के 1959 में ये संपादक बने थे। 228 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? अज्ञे जी का जन्म 1911 को होता है और देहांत 1987 ईस्वी को। विपथगा, कोठरी की बात, इत्तेलम, जयदोल। तो इनमें से 3 तो कहानी संग्रह हैं। इत्तेलम जो है ये कहानी संग्रह ना होकर एक कविता है जो 1946 ईस्वी में रचित की गई थी। इनकी जो प्रथम कहानी है वो 1924 ईस्वी को सेवा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 229 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो इन चारों में से किस रचना पर इनको मिला था? हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, अरे यावर रहेगा याद, कितनी नावों में कितनी बार। तो कितनी नावों में कितनी बार रचना पर इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये रचना 1967 ईस्वी में रचित की गई थी। हरी घास पर क्षण भर जो रचना ये 1949 ईस्वी में रचित है। अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संग्रह जो है वो सदानीरा में किया गया है, जिसके 2 भाग हैं, भाग फर्स्ट और सेकंड। 230 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी से संबंधित
इनमें से सत्य कथन कौन सा नहीं है, मतलब जो गलत कथन है वो बताना है। इनका जन्म 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में एवं इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी को हुई है। ये तो हमने ऊपर देख लिया, ये कथन तो सत्य है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई, तो ये भी सत्य है। इन्होंने काव्य में नवीन उपमान शुरू किए थे, ये भी सत्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण उसमें भाग लेने के कारण ये जेल गए, ये गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण नहीं गए थे, बल्कि 1930 ईस्वी में बम बनाने के कारण इनको जेल जाना पड़ा था। बावरा अहेरी 1954 ईस्वी में इनकी रचित रचना है। इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 ईस्वी में रचित रचना है। अज्ञे जी के उपनाम हैं मूर्ति भंजक, प्रयोगधर्मी, कठिन गद्य का प्रेत, नवी कविता के आचार्य, ये इनके उपनाम या इनकी उपाधियां हैं। 231 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी को गोल्डन ब्रेथ या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? 1930 को, 1964 को, 1978 को, 1983 को। तो इनको ये पुरस्कार 1983 ईस्वी को मिला था। 1930 ईस्वी में तो ये बम बनाने के कारण जेल गए थे। 1964 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? वो था आंगन के पार द्वार रचना पर। इस रचना में 1959 से लेकर 1961 तक की कविताएं इनकी शामिल है। 1978 में इनको ज्ञानपीठ मिला था। 232 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे के तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहा है? तो अज्ञे के जो तार सप्तक के 7 कवि थे उनको अज्ञे ने क्या कहा है? शरणार्थी, हिरोशिमा, सबरंग, राहु के अन्वेषी। तो उनको राहु के अन्वेषी इनके द्वारा कहा गया है। शरणार्थी अज्ञे का कहानी संग्रह है। हिरोशिमा जो है वो इनकी अरि और करुणा प्रभा में रचना में रचित एक कविता है। और सबरंग जो है ये इनका निबंध संग्रह है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 233 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? विशाल भारत, आत्मनेपद, दिनमान, वोक। तो आत्मनेपद जो है ये इनकी पत्रिका नहीं है, बाकी तीनों इनकी पत्रिकाएं हैं। आत्मनेपद जो है ये इनका निबंध संग्रह है। विशाल भारत 1937 ईस्वी में कलकत्ता से संपादित पत्रिका है। दिनमान 1965 ईस्वी में दिल्ली से संपादित है। वोक जो है इनकी अंग्रेजी भाषा की प्रमुख पत्रिका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 234 नंबर क्वेश्चन, गिरिजा कुमार माथुर को 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 को और देहांत 1994 ईस्वी को होता है। धूप के धान, नाश और निर्माण, मंजीर, मैं वक्त के हूँ सामने। तो इसकी जो मैं वक्त के सामने हूँ ये 1990 ईस्वी में रचित रचना है, जिस पर 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धूप के धान 1954 ईस्वी में रचित है। नाश और निर्माण 1946 ईस्वी में रचित है। मंजीर 1945 ईस्वी में रचित रचना है। व्यक्तिगत जीवन की अनुभूति भूमिका निराला ने लिखी थी। तो ये जो मंजीर है इसमें व्यक्तिगत जीवन की अनुभूति दर्शाई गई है। इसकी जो भूमिका है वो निराला ने लिखी थी। अन्य इनकी रचना है शिलापंख चमकीले, जो 1961 ईस्वी में रचित एक नाटक है। और छाया मत छूना भी इनकी एक प्रमुख रचना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।